हेलो दोस्तों, DTV सर्किट की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जापान एयरलाइंस की फ़्लाइट JAL 123 हिस्ट्री का सबसे डेंजरस एविएशन इंसिडेंट में से एक हो गया। दोस्तों, आज हम जानेंगे ये सब, और आज से मैं कोशिश करूँगा सारी वीडियोस बड़ी अपलोड करूँ, 10-10, 11-11 मिनट की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। जापान एयरलाइंस की फ़्लाइट 123 हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा डेंजरस एविएशन इंसिडेंट्स में से एक है। ये हमेशा याद दिलाता है कि एयर ट्रैवल कितना कॉम्प्लेक्स और फ्रैगिल हो सकता है। 12 अगस्त 1985 को एक बोइंग 747 SR, जो एक शॉर्ट रेंज जंबो जेट वेरिएंट था, टोक्यो के हंडिया एयरपोर्ट से ओसाका जापान के लिए उड़ी। जो एक नॉर्मल डोमेस्टिक फ़्लाइट लग रही थी, वो एक अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी में बदल गई, जिसमें 520 लोग जान से गए और सिर्फ 4 लोग बचे। प्लेन को पायलट किया एक्सपीरियंस्ड क्रू ने। कैप्टन मसमी तकहामा, फर्स्ट ऑफिसर युकाटा ससाकी और फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फुकुडा इसे ऑपरेट कर रहे थे। ये लोग सीजन्ड एविएटर्स और इनके पास हज़ारों आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इनका काम था कि 509 पैसेंजर्स और 115 क्रू मेंबर्स का सफ़र सेफ हो, लेकिन किसी भी एक्सपीरियंस से जो टेक्निकल फॉल्ट्स होने वाले उनको रोका नहीं जा सकता। फ़्लाइट 123 का ट्रेजेडी काफ़ी साल पुरानी गलती से जुड़ी थी। बोइंग 747 SR का टेल स्ट्राइक का एक इंसिडेंट ओसाका एयरपोर्ट पे लैंडिंग के वक्त हुआ था। 7 साल पहले जब रिपेयर हुई तो रियर प्रेशर बुल्क हेड को प्रॉपर्ली फिक्स नहीं किया गया था। एक कॉन्टिन्यूस डबलर प्लेट जो मैनुअल में स्पेसिफाइड थी, उसके बजाय 2 सेपरेट प्लेट्स लगाई गई। ये इम्प्रॉपर रिपेयर बुलखाद को वीक कर गई और नॉर्मल फ्लाइट्स के प्रेशराइजेशन और डीप्रेशराइजेशन साइकिल्स की वजह से ये ओवर टाइम और फ्रैगाइल होती गई। जब फ्लाइट ने 24,000 फीट की हाइट गेन की तो वीक बुल्क हेड टूट गया। इससे सडन डिकम्प्रेशन हुई और वर्टिकल स्टेबलाइजर यानी प्लेन का टेल फिन उड़ गया। स्टेबलाइजर के बिना प्लेन को डायरेक्शन कंट्रोल और स्टेबिलिटी काफ़ी वीक हो गया। साथ ही हाइड्रोलिक लाइंस जो प्लेन के कंट्रोल सरफेसेस को ऑपरेट करती हैं वो भी डैमेज हो गई। रिजल्टली प्लेन का कंट्रोल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। प्लेन के क्रू ने क्विकली सिचुएशन को समझा। हाइड्रोलिक पावर के बिना नॉर्मल प्लेन कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था। इंजन्स के थ्रस्ट को यूज़ करके स्टेबिलिटी लेने की उनकी पूरी कोशिश रही थी, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल डिमांड करता है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती गई और प्लेन अपने रूट से डाइवर्ट होके इलेक्ट्रिकली मूव कर रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और जापान एयरलाइंस के ऑपरेशन सेंटर कांटेक्ट किया गया, लेकिन लिमिटेड वक्त और सॉल्यूशंस की कमी की वजह से बात और सीरियस होती गई। एक और हार्ट ब्रेकिंग बात ये थी कि इन हीरोज़ ने क्रैश से पहले प्लेन को ऑलमोस्ट 32 मिनट्स तक एयर में रखा। लोगों को अपने एंड का अंदाज़ा था और उन्हें इमोशनल फेयरवेल मैसेजेस लिखे जो बाद में क्रैश साइट से रिकवर हुए। प्लेन गुन्मा प्रेफेक्चर के माउंटेन्स एरिया में क्रैश कर गया। माउंट तकामागरा के पास रेस्क्यू ऑपरेशन भी लेट हुआ क्योंकि एरिया रिमोट और रफ था। जब अगले दिन रेस्क्यू टीम्स पहुंचे तो उन्होंने प्लेन का डेब्रिस वाइड एरिया में स्कैटर्ड देखा। 524 ऑन बोर्ड लोगों में सिर्फ 4 सर्वाइवर्स मिले, जो एक मिरेकल से कम नहीं था। इन्वेस्टिगेशंस ने रिवील किया कि ये क्रैश इम्प्रॉपर रिपेयर का रिजल्ट था, जो बोइंग के स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती थी। ये एक वार्निंग बन गया कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और गाइडलाइंस कितनी
जितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस ट्रेजेडी के बाद जापान एयरलाइन मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस इम्प्रूव किए और ग्लोबली एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया। सर्वाइवर्स के लिए ये एक अनइमेजिनेबल ट्रॉमा था और फैमिलीज़ के लिए एक एवर लास्टिंग ग्रीफ। विक्टिम्स के लिए मेमोरियल्स बने गए और ये एक सीरियस हिस्टोरिकल लेसन बन गया। क्रू की ब्रेवरी, सर्वाइवर्स की रेजिलेंस और इतने बड़े लॉस के बावजूद ये बात याद रहेगी कि ह्यूमन अचीवमेंट के बावजूद टेक्नोलॉजी भी फ्रैगाइल है और केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत है। तो दोस्तों यही था वाक़या कि कैसे जापान एयरलाइंस तबाह हुई। और दोस्तों जब बुरा लगता है वो इस बारे में सोच के लगता है कि उनमें से कितने लोगों की फैमिलीज़ होंगी, कितने लोग एक उम्मीद से जा रहे होंगे दोस्तों, कितने लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स का इंतज़ार कर रहे होंगे। ये बात सोच के ही ना बहुत बुरा सा लगता है। लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी इतनी ही थी तो इसीलिए वो सब मर गए थे, तो अफसोस तो बहुत होता है, लेकिन अल्लाह करे इसके बाद ऐसा कोई हादसा ना हो।